अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन के साथ मुलाकात हुई। इस मुलाकात के हवाले से बड़ी बातें की जा रही हैं और चौधरी शुजात हुसैन साहब ने सिंपली ये कहकर इस बात को ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, क्योंकि मैं अक्सर बीमार रहता हूँ, तो मेरी इयादत के लिए तशरीफ लाए थे। उन्होंने कहा कि ज़रा जाके बीमार आदमी है, जाके ज़रा हाल हवाल पता कर लें। लेकिन ये बज़ाहिर मामला इतना सादा नहीं है और कहा जा रहा है कि पीडीएम की जो क़यादत है उसके दरमियान इख्तलाफात की इब्तदा हो चुकी है। अब आपको मालूम है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो उसके बाद पीडीएम का एक अलायंस हमारे सामने आया, जिसमें 1 दर्जन से ज़ायद सियासी जमातें थीं जो अपने मुश्तरका मफादात के लिए उन्होंने गठजोड़ कर लिया और वो इकट्ठी हो गई। उसके बाद अभी जिस तरीके से इख्तलाफात की बात की जा रही है, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की कुछ आला ओहदों के ऊपर जो तैनात पोजीशंस होती हैं उसके हवाले से भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इख्तलाफात हैं। और ये एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की और शुजात हुसैन साहब की हुई है। और इस मुलाकात के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब ने रिक्वेस्ट की है, उन्होंने कहा है चौधरी शुजात हुसैन साहब से कि आप किसी भी तरीके से परवेज इलाही को कायल करें कि असम्बलियाँ तहलील ना करें। और साथ ये ज़हरी सी बात है, जब कोई अलायंस बनता है, मुश्तरका मफादात होते हैं, सारी एक अपने असर और सुख की बात होती है, हर बंदा अपना ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट और फ़ायदा चाह रहा होता है। अब अगर परवेज़ इलाही साहब जो है वो वज़ीर आला हैं, तो फिर डेफिनेटली पीडीएम के साथ अगर चौधरी शुजात हुसैन है तो वो भी ये चाहेंगे कि ये जो वज़ीर आला पंजाब का होता है ये मेरी जमात के किसी शख्स को दे दिया जाए। तो इस हवाले से भी आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको यकीन दहानी करवाई है कि जो भी नया सेटअप बनेगा उसके अंदर जो हमजा शहबाज हैं वो पंजाब के वज़ीर आला नहीं होंगे। अब अगर बज़ाहिर देखा जाए तो ये जो काफ लीग है, ये जो चौधरी बरादरान है, इनके तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ बड़े शदीद इख्तलाफात चलते रहते हैं। आपस में इनके कभी अच्छे मरासम अच्छे तल्लुकात नहीं रहे, लेकिन इसके बरक्स आसिफ अली जरदारी साहब के साथ इनका हमें झुकाव नज़र आ रहा है। तो आसिफ अली जरदारी साहब भी इस पोजीशन पर इस हवाले से कायल नजर आए। वो भी ये चाहते हैं कि ये जो पंजाब की वज़ीर आलाशिप है ये नून लीग के पास नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन को भी यकीन दहानी करवाई है कि जो भी नया सेटअप बनेगा उसके अंदर हमजा शहबाज जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब नहीं होंगे। और नून लीग की तरफ से तो नो डाउट कि हमजा शहबाज जो है उन्हीं को वज़ीर आला पंजाब की सीट पर रखना चाहते हैं और इसके अलावा उनके लिए कोई अच्छी ऑप्शन नज़र नहीं आ रही उनको। और वो पहले कुछ दिन जो है वो हादसाती तौर के ऊपर जो है वज़ीर आला पंजाब बने और फिर हादसाती तौर के ऊपर ही उनको रिमूव कर दिया गया, उनको इस इक़्तिदार से रुखसत होना पड़ा। तो अब बज़ाहिर अगर देखा जाए तो क्या इसको एक इख्तलाफ का नाम दिया जा सकता है? अगर ये इख्तलाफ है तो फिर ये कहाँ जाकर ये मामला रुकेगा? एक तो इस हवाले से ज़रा इख्तलाफात की इब्तिदा की पहली जो कड़ी है वो मिलती नज़र आ रही है और बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि पीडीएम के अंदर भी जो है मुख्तलिफ सियासी जमातें अब अपने अपने मफादात के लिए, क्योंकि आगे इंतखाबात करीब हैं, गठजोड़ उन्होंने शुरू कर दी है और बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। इसके साथ साथ अगर हम मौलाना फजल और रहमान साहब की बात करें, मौलाना फजल और रहमान साहब जो है वो पीडीएम के सरबराह हैं, लेकिन कहा जाता है कि मौलाना फजल और रहमान साहब भी जो है इस कोई ज़्यादा खुश नहीं है। उनको जिस तरीके से उम्मीदें दिलाई गई थी, यकीन किया गया था, मौलाना फजल और रहमान साहब ने पता नहीं कौन कौन सा ओहदा, बड़ा ऊंचा ओहदा जो है वो खुद से तसव्वुर करके उस पर शायद उन्होंने शेरवानी के अंदर जो है खुद को मुलव्वस पाते हुए और उसके अंदर मलबूस उन्होंने खुद को जो है वो कई दफ़ा जो है उसको देखा भी होगा और उन्होंने ख्यालाती तसव्वुर के अंदर खुद को उस पोजीशन पर बैठे हुए देखा होगा। लेकिन हकीकत ये है कि पीडीएम के सरबराह वो ज़रूर बने, लेकिन पीडीएम ने मौलाना फजल और रहमान को लारों और लपों के अलावा कुछ नहीं दिया। और यही वजह है कि मौलाना फजल और रहमान के हवाले से भी कहा जाता है कि अब वो पीडीएम की सरबराही से खुश नहीं है। और ये उस वक्त जब इनको ये ओहदा दिया गया था पीडीएम की सरबराही का, तो उस वक्त ये बात हुई थी कि JUIF जो है इसकी, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर बड़ा अच्छा असर व रसूख है और इसके साथ साथ जो कराची है और सिंध के जो दीगर दही इलाके हैं वहाँ पर भी इसके काफ़ी सारे सपोर्टर्स और हमायतियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। तो इसलिए मौलाना फजल और रहमान जो है, क्योंकि वो एक कहा जाता है कि चलता फिरता पुरज़ा है, किसी भी जगह के ऊपर वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं, किसी भी जगह के ऊपर जाके बात कर लेते हैं, दो दुश्मनों को आपस में बिठा के मुज़ाकरात भी करवा लेते हैं, सालसी भी करवा लेते हैं। तो इसलिए उस वक्त पीडीएम के पास मौलाना फजल और रहमान से कोई अच्छी ऑप्शन नहीं थी और मौलाना फजल और रहमान को उन्होंने पीडीएम का सरबराह बना दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि 2013 और 2018 के इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो बहुत सारी जगहों के ऊपर तहरीक इंसाफ की वजह से JUIF को शिकस्त हुई थी, इनके उम्मीदवार इलेक्शन हार गए थे। और उसके बाद हमने देखा गुज़श्ता इंतखाबात के अंदर तो मौलाना फजल और रहमान अपनी भी सीट नहीं बचा सके और वो हार चुके थे। तो मौलाना फजल और रहमान उस वक्त एक हारे हुए MNA से ज़्यादा उनकी कोई
سیاسی حیثیت نہیں تھی، اس لیے جب ان کو پی ڈی ایم کی سربراہی ملی اس کے اوپر ان کے بڑے کہکے بھی نظر آتے تھے، خوشیاں بھی نظر آتے تھے، چہرے چمکتے اور دمکتے ہوئے نظر آتے تھے. لیکن اب بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ وہ جو شمع جلی تھی اب بجھنے کے قریب ہے. اور مولانا فضل الرحمان کو کیونکہ کوئی بڑا اچھا عہدہ تو دیا نہیں گیا، کوئی اہم پوزیشن دی نہیں گئی، تو اس لیے مولانا فضل الرحمان نے بھی اب جو ہے ہلکے پھلکے انداز میں کہنا شروع کر دیا کہ بس بھائی جان بہت ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اب بظاہر مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی اختلافات جو ہیں ان کے ممکنہ طور پر ذرائع کے مطابق ابتدا ہو چکی ہے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کاف لیگ کی نون لیگ کے ساتھ نہیں بنتی، آصف علی زرداری صاحب کی نون لیگ کے ساتھ نہیں بنتی، ایک دوسرے کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹنے کی بات کرتی تھی نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی، اور ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑ کر قوم کا لوٹا ہوا پیسہ نکالنے کی بات کرتے تھے، تو پھر یہ جو گٹھ جوڑ ہے یہ بنا کیسے اور ابھی یہ کب تک چلتا رہے گا؟ بڑا سادہ سا معاملہ ہے کہ اس کے حوالے سے جب یہ گٹھ جوڑ بنا تو اس وقت کیونکہ عمران خان سے سب کو مسئلہ تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر عمران خان مزید جو ہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم رہا اور پاکستان تحریک انصاف اقتدار کے اندر رہی تو پھر یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے جیلوں کے اندر ہوں گے. انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہا کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان سے جان چھڑائیں، بعد کے معاملات دیکھ لیں گے، سیٹ کدھر جاتی ہے کس کو ملتی ہے وہ میٹر نہیں کرتا، میٹر یہ کرتا ہے کہ بس عمران خان جو ہے وہ نظر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ عمران خان رہا تو پھر بہت سارے اختلافات جو ہے وہ بنیں گے اور ہم ساری جیلوں کے اندر ہوں گے. تو اس گٹھ جوڑ نے ماضی کے دشمنوں کو ایک جگہ کے اوپر بٹھا دیا اور جو ایک دوسرے کے خلاف بڑے بڑے بیانات دیتے تھے وہ جب آپس میں ملے ایک عام پاکستانی بھی سوچنے لگ پڑا کہ ان کا اصل چہرہ کیا ہے. تو یقینی طور کے اوپر اب انتخابات آنے والے ہیں اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر پی ڈی ایم کے درمیان نہ ختم ہونے والے اختلافات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور میرا خیال ہے جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اور جو پاکستان کے اندرونی صورتحال ہے، عمران خان بڑے واضح طور کے اوپر 2/3 میجارٹی بھی لے سکتے ہیں. اور بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ پہلے جو ایک ووٹ تقسیم ہو جاتا تھا، اب ایک طرف اگر عمران خان نظر آتا ہے اور دوسری طرف یہ تمام تر سیاسی جماعتوں کا ایک مشترکہ کینڈیڈیٹ نظر آتا ہے، تو جو ووٹ بینک ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. ایک طرف صرف عمران خان کے سپورٹر اتحادی حمایتی رہ جائیں گے اور دوسری طرف چاہے وہ کوئی جے یو آئی ایف کا سپورٹر ہے، کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، کوئی نون لیگ کا ہے، کوئی دیگر سیاسی جماعتوں کا ہے، وہ ایک شخص کو ووٹ دینا شروع کر دیں گے. لیکن اس کے باوجود جو موجودہ صورتحال ہے وہ بتاتی ہے کہ آئندہ ہونے والے انتخابات کے اندر عمران خان کی یقینی طور کے اوپر جیت جو ہے اس کے آثار موجود ہیں اور عمران خان بڑی واضح کامیابی کے ساتھ جیت سکتے ہیں. آپ ان باتوں سے اتفاق کرتے ہیں؟ یہ اختلاف ضرور بتائیے گا. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.